हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बुक में टॉपिक चल रहा था सिंप्लेक्स मेथड, और सिंप्लेक्स मेथड में बिग एम मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो नई वीडियो आएगी उसमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट आज एक नई प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाई बिग एम मेथड। बिग एम मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें जो हमने लेक्चर 1 स्टार्ट किया था सिंप्लेक्स मेथड का, उस लेक्चर 1 को सभी स्टूडेंट जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें हमने कुछ स्टेप लिखे थे। उन स्टेप्सों से सारी प्रॉब्लम हो चुकी हैं, केवल एक आध प्रॉब्लम अभी बाकी है। तो आज स्टूडेंट इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर सिंप्लेक्स टेबल में ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है, आंसर निकल आता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें मालूम है कि ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद हमें मालूम है कि डेल्टा जे बेसिस में जो वेरिएबल होते हैं उनका डेल्टा जे हमेशा 0 होता है, लेकिन नॉन बेसिस वाले का डेल्टा जे निगेटिव होता है। तो आज स्टूडेंट हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि डेल्टा जे जो नॉन बेसिस वेक्टर के लिए होगा वो 0 होगा। तो उसके में जो हमें आंसर मिलेगा वो अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा। आज इस टाइप की प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ the standard form of given LPP H। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। ऑलरेडी ये मैक्सिमाइज है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू लिखा है 6x1 + 4x2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6x1 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 4x2। इसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन लिखी रहती है, कंस्टेंट्स लिखी रहती है। तो यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 2x1 + 3x2, यानी कि यहाँ पर लिखा 2x1 + 3x2, और लेस देन इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें सिलेक्ट वेरिएबल लिखते हैं x3 नया वेरिएबल होगा, और इक्वल टू यहाँ पर आता है 30। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो माइनस करते हैं, उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। तो यानी यहाँ लिखा है 3x1 + 2x2, तो यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3x1 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 2x2, फिर लेस का साइन एक नए वेरिएबल को फिर ऐड करेंगे, यानी कि ये भी सिलेक्ट वेरिएबल होगा, और यहाँ पर लिखा 24। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो इसमें वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सरप्लस वेरिएबल होता है। उसको जो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका नाम सरप्लस वेरिएबल। तो यानी कि यहाँ पर माइनस ग्रेटर देन का साइन है, नया वेरिएबल, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x5 और इक्वल टू यहाँ पर लिखा जाता है 3। इसका टोटल वेरिएबल अब यहाँ पर x5 तक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट नॉन निगेटिविटी कंडीशन x1, x2, x3 इस तरीके से यहाँ पर x5 तक लिखते हैं। तो x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल, लेकिन मैक्सिमाइज जेड में सभी वेरिएबल हों और इस पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, तो कॉस्ट 0 लगाते हैं सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल की। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0x3 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 0x4 और प्लस यहाँ पर 0x5। अब यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखते हैं b यानी बेसिस का टर्म, फिर यहाँ पर लिखते हैं cv, इसके बाद यहाँ पर आता है xv, फिर यहाँ पर x1, x2, x3, x4, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट वेरिएबल यहाँ पर लिखते हैं x5। xb में ऊपर यहाँ पर लिखते हैं cj और इसको यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा जे। स्टूडेंट यहाँ पर लिखा जाता है z इक्वल टू cv इंटू xb। तो अब स्टूडेंट सीजे में यहाँ पर मैक्सिमाइज जेड में कोफिशिएंट लिखेंगे वेरिएबल के, तो 6 4 0 0 0, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 4, इसको यहाँ पर 0 0 0 नोट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं।
2 3, यानी कि राइट हैंड साइड एक्स वी में लिखते हैं 30 24 और 3, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 30, यहाँ पर 24 और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आता है 3, फिर 2 3 और 1, यानी x1 का कोफिशिएंट 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 1, x4 नहीं है तो 0 और x5 नहीं है, यहाँ पर भी 0 आएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो 3 2, x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का यहाँ पर 2, x3 नहीं है तो 0, x4 का कोफिशिएंट 1, x5 नहीं है तो 0। थर्ड इक्वेशन में x1 और x2 का कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो यहाँ पर 1 और 1 नोट किया, x3 नहीं है तो x3 का 0, x4 का 0 और x5 का कोफिशिएंट -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंप्लेक्स टेबल में हमेशा बननी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 3 इक्वेशन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकंड में, ये थर्ड इक्वेशन में यूनिट मैट्रिक्स बनती है। तो यानी कि यहाँ पर देख लें कि 1 0 0 आया है और 0 1 0 आया है, 0 0 -1 आया है, जबकि यहाँ पर हमको +1 चाहिए। तो इसका मतलब ये दो कॉलम क्लियर हैं, लेकिन ये वाला कॉलम हमको बनाना है। तो यानी कि यहाँ पर 1 जो है वो थर्ड प्लेस पर लिखा है, यानी थर्ड इक्वेशन में हम एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे। ये केवल बेसिस बनाने के लिए, यानी केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए है। इसका नाम होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल को एक नोट करते हैं और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर बनाएंगे। तो यानी थर्ड इक्वेशन में इसको यहाँ पर नया नाम देंगे x6, और मैक्सिमाइज जेड में जब इसको हम लिखेंगे तो लार्जेस्ट नेगेटिव, यानी जो सबसे नेगेटिव क्वांटिटी होगी, यहाँ पर -m डिनोट करते हैं, इसको पेनल्टी भी कहते हैं। और वेरिएबल में -m के साथ ये वैल्यू लिखी जाती है। m बहुत लार्जेस्ट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन माइनस लगाने से बिल्कुल स्मॉलेस्ट, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। ये केवल बेसिस बनाने के लिए है, और जब हम सिंप्लेक्स टेबल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि m हट जाए। देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक नया वेरिएबल आएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल x6, और इसकी जो कॉस्ट है वो मैक्सिमाइज जेड में वो लिखी हुई है -m, ये प्राइस होती है। और इसके बाद अब फर्स्ट इक्वेशन में x6 का यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है तो कोफिशिएंट 0, सेकंड इक्वेशन में भी x6 नहीं है तो 0, और थर्ड इक्वेशन में x6 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं बेसिस में फर्स्ट प्लेस पर जो 1 आया है उसका वेरिएबल कौन सा है। तो फर्स्ट प्लेस पर 1 आया है, इसका वेरिएबल x3 है, तो बेसिस में x3 को फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। सेकंड प्लेस पर जो 1 आया है वो x4 है, तो x4 में बेसिस को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। और इसके बाद में थर्ड जगह 1 है, उसका वेरिएबल x6 है, तो हम बेसिस में इसको हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे x6। कॉस्ट देखते हैं तो x3 की कॉस्ट 0 है, x4 की कॉस्ट 0 है, और x6 की जो कॉस्ट है वो माइनस का m है स्टूडेंट। तो यहाँ पर CB और XB का इंटू करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें Z मिल जाएगा। तो इसका इसमें इंटू करें 0, फिर प्लस करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे 0, फिर प्लस करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का 3m। तो तीनों को ऐड करके आंसर आता है -3m। तो स्टूडेंट अब देखते हैं जो बेसिस में वेरिएबल होते हैं इनका डेल्टा J हमेशा 0 होता है। तो x3 का डेल्टा J 0 होगा, x4 का डेल्टा J 0 होगा, और x6 का भी डेल्टा J 0 होगा। अब स्टूडेंट हमको डेल्टा 1, यहाँ पर x2 का डेल्टा 2 और x5 का डेल्टा 5 निकालना है। तो यहाँ पर डेल्टा J की जो वैल्यू होती है, डेल्टा J इक्वल टू फार्मूला होता है CJ माइनस CV इंटू XJ। तो स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी C1 माइनस CV इंटू x1 लिखेंगे। तो C1 की जगह पर देखते हैं 6 माइनस CV इंटू x1, यानी कि CV का x1 में इंटू करेंगे और ऐड करेंगे, यानी 0 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐड करके 0 ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस का m आएगा, तो टोटल मिला के यहाँ हुआ -m, और सॉल्व करेंगे तो m+6 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं m+6। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जब हम डेल्टा 2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी C2 माइनस CV इंटू x2। तो सॉल्व करते हैं, C2 की जगह पर लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस CV का x2 में इंटू करेंगे, तो CV का इंटू x2 में करके ऐड करते हैं, यानी कि 0 आएगा।
इसका इसमें इंटू करेंगे 0 आएगा, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस m आएगा। तो सभी को ऐड करेंगे 0 + 0 और माइनस m, तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा माइनस का m, आंसर आ जाएगा m+4। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं m+4। इसके बाद स्टूडेंट अब लिखते हैं डेल्टा 5 की वैल्यू। तो डेल्टा 5 की जगह पर आ जाएगा C5 माइनस CB इंटू x5। तो C5 की जगह पर यहाँ पर 0 है, माइनस CB का x5 में इंटू करेंगे तो x5 में इंटू तो 0 आएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी 0 आएगा, ऐड करने पर 0 मिलेगा, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का m आएगा, और टोटल मिला के आंसर आएगा स्टूडेंट माइनस का m। अब देखते हैं अगर डेल्टा जी एक भी पॉजिटिव रहता है तो फिर क्वेश्चन आगे चलेगा। सबसे बड़े डेल्टा को जो पॉजिटिव आया है उसको हम इनकमिंग वेक्टर मानते हैं, लेकिन जिसके लिए पॉजिटिव डेल्टा आता है उसका कॉलम भी देख लेते हैं, पूरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलता है और क्वेश्चन वहीं पर रुक जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि ये डेल्टा जी m बहुत बड़ा नंबर है पॉजिटिव में, तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और ये सभी नेगेटिव हैं, m में माइनस लग जाएगा तो ये लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो अब यहाँ पर कोफिशिएंट m का सेम है, तो इसलिए इसमें नंबर 6 है, इसमें 4 है, तो ये बड़ा है मैक्सिमम। तो हम इसी का नाम लिखते हैं, पॉजिटिव में जो मैक्सिमम होता है उसी का नाम होता है इनकमिंग वेक्टर। तो इसको स्टूडेंट लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। और जैसे ही इनकमिंग वेक्टर मिलता है स्टूडेंट वैसे ही मिनिमम रेशियो निकाला जाता है। यानी अब यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो होता है यहाँ पर XB डिवाइडेड बाई, तो XB अपॉन लिखेंगे, और जो यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर आया वो x1 है, तो x1 में x1 से डिवाइड कर देंगे XB को डिवाइड करेंगे x1 से, तो XB डिवाइडेड बाई x1 तो 30/2, तो यहाँ पर मिलता है 30 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 15 आएगा। इसके बाद 24 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर लिखा 24 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद 3 डिवाइडेड बाई 1, तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3। इसमें जो मिनिमम आंसर आया है मिनिमम रेशियो वो 3 है, और इसी का नाम है आउट गोइंग वेक्टर। लिखते हैं आगे, ये आउट गोइंग वेक्टर बना। फिर कॉलम वाइज भी देखते हैं, x6 है आउट गोइंग वेक्टर x6, तो कॉलम वाइज भी यहाँ पर लिखते हैं इसको आउट गोइंग वेक्टर। ये मिला यहाँ पर आउट गोइंग वेक्टर स्टूडेंट। तो इनकमिंग और आउट गोइंग का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, की एलिमेंट। अब स्टूडेंट जब हम नई टेबल बनाएंगे, इससे आगे की टेबल जब बनाएंगे उसमें ये जो कॉलम है, ये जो आउटगोइंग वेक्टर मिला है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसकी पहचान है, इसकी कॉस्ट है नेगेटिव m। जिसकी कॉस्ट नेगेटिव m होती है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है। तो अगली टेबल में हम इस कॉलम को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई वर्किंग नहीं है, ये केवल बेसिस बनाने के लिए आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आता है। तो अब ये हट रहा है तो इसको हटा देंगे, और नई टेबल में केवल x5 वेरिएबल तक, x1 x2 x3 x4 x5 वेरिएबल तक लिखेंगे। और देखते हैं अगली टेबल। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आता है b, फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं cb, इसके बाद यहाँ पर xb, फिर यहाँ पर x1 के बाद यहाँ पर x2 x3 x4 और x5, ये यहाँ पर वेरिएबल रहेंगे। और x6 वाला कॉलम आर्टिफिशियल वाला ये रिमूव हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं cj, इसमें यहाँ पर आता है डेल्टा जे के बाद यहाँ पर लिखते हैं z की वैल्यू होती है cb इंटू xb। cj में कोई चेंज नहीं, 6 4, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 4, ये कोफिशिएंट 0 है यहाँ पर, तो 0 रहेगा स्टूडेंट। इसके बाद में अब आउट गोइंग वेक्टर है वो x6 है, तो इसमें x6 को हटा करके इनकमिंग वेक्टर x1 को रखेंगे इस प्लेस पर, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x1। x6 की जो कॉस्ट थी वो -m थी, अब x1 आ गया तो x1 की कॉस्ट यहाँ पर स्टूडेंट 6 लिखी जाएगी। इसके बाद में x3 में कोई चेंज नहीं है, तो इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा। x4 में भी कोई चेंज नहीं है, तो इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। अब बेसिस में फर्स्ट वेरिएबल x3 है, तो x3 में फर्स्ट प्लेस पर 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबरों को 0 लिखना है। इसके बाद x4 सेकंड प्लेस पर है,
तो सेकंड प्लेस पर 1 लिखना है और शेष सभी नंबरों को 0 लिखना है। इसके बाद x1 ये थर्ड प्लेस पर है, तो थर्ड प्लेस पर यहाँ पर x1 में फर्स्ट 1 लिखेंगे और शेष सभी डिजिट को 0 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अब हम देखते हैं जो हमारी ये टेबल है, इस टेबल में जो की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट से पूरे रो को डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 3 में डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा XV में, तो XV में स्टूडेंट यहाँ पर 3 मिल जाएगा। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसके बाद में फिर 1 से डिवाइड करेंगे 1, 0 में डिवाइड करेंगे 1 से तो दोनों नंबर 0 आएंगे, और -1 में 1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट माइनस का 1 आएगा। अब ये जो खाली प्लेसेस बचे हुए हैं इनको भरना है, लेकिन 2 रो में भरने हैं, तो इसलिए दोनों रो के सामने जो नंबर भरा हुआ है इसको देखते हैं। 3, 1 और -1, यहाँ पर लिखते हैं 3 फिर 1 फिर -1। 2 रो में भरना है इसलिए इस नंबर को 2 बार लिखते हैं, 3, 1 और -1। तो अब देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि इसमें जो ओल्ड टेबल है उस ओल्ड टेबल को देखते हैं। ओल्ड टेबल को यहाँ पर देखते हैं तो ओल्ड टेबल में XV यानी जो खाली प्लेसेस हैं फर्स्ट रो में इसको देखते हैं XV, X2 और X5 में। तो XV में 30 है, 30 और यहाँ पर 3, तो यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 30, यहाँ पर लिखते हैं 3, और इसके बाद X5 में 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। और इस तरीके से सेकंड रो है तो ओल्ड टेबल में सेकंड रो को देखते हैं, 24 लिखा हुआ है XV की जगह पर, यानी 24 आ जाएगा। इसके बाद में X2 में देखते हैं तो X2 में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिख जाएगा। इसके बाद X5 को देखते हैं तो X5 में स्टूडेंट यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर 0 लिखते हैं। इसके बाद में जब हम फर्स्ट रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के ऊपर जो फर्स्ट रो में एलिमेंट होगा की एलिमेंट के सामने उसका यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, तो -2 और -2 का इंटू करेंगे। जब हम सेकंड रो में भरेंगे तो सेकंड रो में की एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट देखते हैं 3 लिखा है, इसका साइन चेंज करेंगे -3, तो इसमें हम -3 का इंटू करेंगे। जो सेकंड रो के एलिमेंट है उनमें सेकंड रो का इंटू करते हैं, यानी कि माइनस का जब हम इसमें करते हैं फर्स्ट रो में तो -3 का करेंगे। एक सेकंड देख लें, जब हम फर्स्ट रो में करते हैं तो की एलिमेंट के ऊपर -2 का इंटू करेंगे, और जब हम सेकंड रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट इसका साइन चेंज करके इंटू करेंगे, तो -3 का इंटू करेंगे। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट अब इस नंबरों को भरते हैं 24, 1, 2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 24, यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर लिखते हैं 2, फिर यहाँ पर आता है 15 -1 3, तो यानी कि यहाँ पर 15, इसको यहाँ पर लिखते हैं -1 और यहाँ पर लिखते हैं 3। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम निकाल और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं CB का XB में इंटू, तो यहाँ 0 यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा इंटू करने के बाद 18। सबसे पहले डेल्टा 2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी C2 माइनस CV इंटू X2, और सॉल्व करते हैं तो C2 की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 माइनस CV का X2 में इंटू करेंगे, CV का X2 में इंटू करेंगे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो -2 आएगा स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा 5 की वैल्यू, तो डेल्टा 5 जब लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C5 माइनस CV इंटू X5, CV का X5 में इंटू करेंगे तो C5 लिखा हुआ है यहाँ पर 0 माइनस CV का X5 में इंटू करेंगे तो CV का इंटू इसमें यहाँ पर करते हैं 0 का 2 में 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 6 का -1 में करते हैं तो माइनस का 6 आएगा, और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर आता है प्लस का 6। अब डेल्टा जे जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक क्वेश्चन आगे चलेगा, एक से ज़्यादा पॉजिटिव है तो मैक्सिमम देखते हैं, एक ही पॉजिटिव है तो उसी को लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो यहाँ पर एक डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसी का नाम स्टूडेंट यहाँ पर है इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। और इसके बाद जब इनकमिंग वेक्टर मिलता है तो मिनिमम रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम रेशियो x5 से डिवाइड करेंगे तो XV डिवाइडेड बाई x5 होगा, x5 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा 12,
15 में 3 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 3 में -1 से। तो हमने एक रूल बताया था कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा डैश लिखा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डैश आ जाएगा, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई -1 लिखा जाएगा तो डैश लिखेंगे, पॉजिटिव बटे नेगेटिव। अब मिनिमम रेशियो में यहाँ पर आया है 5, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर ये बना, इसके बाद इनकमिंग और आउटगोइंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है स्टूडेंट, उसको हम की एलिमेंट कहते हैं। कॉलम वाइज भी आउटगोइंग वेक्टर को मेंशन करते हैं। तो आउटगोइंग वेक्टर हमारा x4 है, तो यहाँ पर भी लिखते हैं x4 के सामने आउटगोइंग वेक्टर। ये बना स्टूडेंट यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर। तो अब यहाँ पर जो हम नई टेबल बनाएंगे उसमें इस आउटगोइंग वेक्टर को रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो वेरिएबल x4 है ये आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर होता है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल केवल और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आता है, इसमें और कोई इसका रोल नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो वेरिएबल आर्टिफिशियल नहीं है, तो इसलिए इस कॉलम को अगली टेबल में बना रहने देंगे। और अगली टेबल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला कॉलम बेसिस C, फिर यहाँ पर लिखते हैं CV, फिर यहाँ पर XB, इसके बाद यहाँ पर X1, X2, X3, X4 आ जाएगा और यहाँ पर X5 लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा CJ, इसको यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा J। यहाँ पर आ जाएगा Z की वैल्यू हो जाएगी CB इंटू XB इक्वल टू। इसके बाद कॉस्ट में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0, 0 और 0। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट जो आउटगोइंग वेक्टर है उसका नाम यहाँ x4 है, तो x4 को यहाँ से हटाएंगे और इनकमिंग वेक्टर जो होगा x5 इसको रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर x4 की जगह पर x5 लिखते हैं। तो x4 की अभी कॉस्ट लिखी थी, अब यहाँ पर x5 की जो कॉस्ट है वो 0 है, तो अब यहाँ पर 0 लिखते हैं। x3 में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर x3 लिखते हैं, इसकी भी कॉस्ट 0 है। और x1 इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं x3 फर्स्ट प्लेस पर है, तो फर्स्ट प्लेस पर x3 में यहाँ पर 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। x5 सेकंड प्लेस पर है, तो x5 में सेकंड प्लेस पर 1 लिखना है और शेष सभी नंबरों को यहाँ पर 0 लिखना है। इसका x1 थर्ड प्लेस पर है, तो थर्ड प्लेस पर यहाँ पर 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट जो की एलिमेंट होता है, इस की एलिमेंट से इस रो को डिवाइड करते हैं। तो यानी XB में 5 आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ डिवाइड करेंगे 0, यहाँ डिवाइड करेंगे माइनस का 1/3 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो खाली प्लेसेस हैं 2 जगह हैं, इनके सामने जो भरा हुआ नंबर ये 5 है, -1/3 और 1/3। तो यानी कि यहाँ पर लिखा है 5 माइनस का 1/3 और 1/3। लेकिन हमें 2 खाली रो को भरना है, तो इसलिए ये नंबर 2 बार लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 5 माइनस का 1/3 और यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 1/3। अब देखते हैं स्टूडेंट इसे। यहाँ पर फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में जो खाली प्लेसेस हैं, तो ओल्ड टेबल में इस जगह पर क्या भरा हुआ है 24, 1, 24, 1 और 0। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 24, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर सेकंड रो में जो खाली, थर्ड रो में जो खाली प्लेसेस हैं, इस जगह पर लिखा हुआ है यहाँ पर XB में 3, 3, 1, 3 यहाँ पर और X2 में 1, 3, 1 और X4 में 0। तो यानी कि 3, 1, 0। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3, 1 और 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जब हम फर्स्ट रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के ऊपर देखते हैं इस एलिमेंट को। जब फर्स्ट रो में भरना है तो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर यानी फर्स्ट रो वाले एलिमेंट को देखते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं तो -2 आ जाएगा। तो -2 का इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पर भी -2 का इंटू करेंगे। और जब हम थर्ड रो में भरेंगे
तो की एलिमेंट के नीचे यानी थर्ड रो वाला एलिमेंट की एलिमेंट के नीचे देख लें, जो भी नंबर हो इसका साइन चेंज करके इनटू कराएंगे तो यहाँ पर 1 1 और 1 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद टेबल में यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा 14 5/3, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 14, इसको यहाँ पर लिखते हैं 5/3। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट माइनस का 2/3 आ जाएगा, तो माइनस का 2/3 इसको लिखेंगे। इसके बाद 8 2/3 और 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं 1/3। और इसके बाद में CV इंटू XV ऐड करके लिखते हैं, तो 0 और 0 यहाँ पर आ जाएगा 48। अब यहाँ पर डेल्टा 2 और डेल्टा 4 निकालना है, तो डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं। डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी C2 माइनस, यानी C2 की जगह पर 4 लिखा हुआ है, CV इंटू X2, तो CV का X2 में इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस 4, तो इस तरीके से यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि C2 का मतलब यहाँ डेल्टा 2 का मतलब होगा C2 माइनस CV इंटू X2। इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं स्टूडेंट डेल्टा 4। जब हम डेल्टा 4 निकालेंगे तो डेल्टा 4 की वैल्यू आ जाएगी C4 माइनस CV इंटू X4। तो इस तरीके से डेल्टा 4 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे C4 की वैल्यू है 0 माइनस CV का इंटू X4 में करेंगे, यानी कि 0 माइनस CV इंटू X4। तो CV का इंटू X4 में करते हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर मिल जाएगा वो मिलेगा माइनस का 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जितने बेसिस में एलिमेंट हैं x3 x5 और x1, तो x3 का डेल्टा J 0 होगा, इसके बाद x5 का भी डेल्टा J 0 होगा और x1 तो x1 का भी डेल्टा G 0 होगा। लेकिन इसके अलावा जो नॉन बेसिस है उसका कभी भी डेल्टा J अगर 0 ना हो तो यहाँ पर डेल्टा J जो नॉन बेसिस का है तो वहाँ पर x2 जो हमारा है वो नॉन बेसिस का है, इसमें भी डेल्टा J 0 हो गया। जबकि नेगेटिव होना चाहिए सभी नंबर, तो अल्टरनेट नेगेटिव नंबर अगर सभी है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक भी नॉन बेसिस वाला 0 हो गया तो अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा और इसमें यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर मान करके एक नई टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेसिस के लिए सभी डेल्टा 0 होंगे, लेकिन नॉन बेसिस वेक्टर एक है यहाँ पर x2, ये बेसिस में नहीं है लेकिन इसके लिए डेल्टा J 0 है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वो अल्टरनेट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट होगा, यानी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर जो Z होगा इसमें यहाँ पर मैक्सिमम लिखेंगे, मैक्सिमम Z। लेकिन एक टेबल और बनेगी, अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब है कि एक दूसरा x1 x2 का आंसर होगा लेकिन मैक्सिमाइज Z में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें इनकमिंग वेक्टर जो यहाँ पर नॉन बेसिस वाला डेल्टा J 0 आया है इसी को हम इनकमिंग वेक्टर मानते हैं। तो यहाँ पर अगली टेबल में हम यहाँ पर इसको इनकमिंग वेक्टर मानेंगे, इनकमिंग वेक्टर। और स्टूडेंट जब इनकमिंग वेक्टर मिलेगा तो फिर यहाँ पर मिनिमम रेशियो निकालते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं मिनिमम रेशियो XV अपॉन X2। तो XV में X2 से हम डिवाइड करेंगे तो XV डिवाइडेड बाई X2, तो जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 5। अगला नंबर यहाँ पर आएगा XV डिवाइड बाई X2, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो डैश आएगा और इसके बाद में यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 12। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर देखते हैं, इसमें मिनिमम रेशियो है, यहाँ पर इसको यहाँ लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर। तो ये आउटगोइंग वेक्टर बना। आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं की एलिमेंट। यहाँ पर भी आउटगोइंग वेक्टर मेंशन करते हैं, तो आउटगोइंग वेक्टर x3 है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x3 को आउटगोइंग वेक्टर, ये आउटगोइंग वेक्टर है। अब स्टूडेंट एक नई टेबल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है जो हमने बताया वो यहाँ पर लिखते हैं
सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू जीरो, सभी डेल्टा लेस देन इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर करंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड इज गिवन बाई। तो हमारी जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें केवल दो वेरिएबल थे x1 और x2, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 8 आएगी, इसके बाद x2 इस बेसिस में नहीं है तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, और मैक्सिमाइज जेड ऑप्टिमल हो जाएगा तो मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू 48 आएगी। अब स्टूडेंट इसमें जो कंडीशन लिखी हुई है जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा है, बट x2 इज नॉन बेसिस वेक्टर, बेसिस में x2 नहीं है लेकिन x2 का डेल्टा जे 0 है, लिखा है फॉर विच डेल्टा टू इक्वल टू 0, जिसके लिए डेल्टा टू 0 है, लेकिन डेल्टा टू 0 के साथ साथ एक भी नंबर कॉलम में अगर पॉजिटिव है तो हमेशा अल्टरनेट ऑप्टिमल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। तो हमने जो लेक्चर 1 बताया था सिंप्लेक्स मेथड का, उसमें सिंप्लेक्स मेथड का लेक्चर 1 आप जरूर पढ़ें, उसमें ये सभी स्टेप लिखे हुए हैं। तो लिखा है फॉर विच डेल्टा टू इक्वल टू 0 एंड x12 की वैल्यू 5/3 है, 5/3 x12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड x2 वाला वेरिएबल, तो ये x12 है और ये x यानी थर्ड रो और ये कॉलम है तो x32 इसकी वैल्यू 2/3 है, ये दोनों पॉजिटिव में, एक भी दोनों पॉजिटिव है एक भी पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर लिखा है देयरफॉर अल्टरनेट ऑप्टिमल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो अल्टरनेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा और इसको हम निकालेंगे एक नई टेबल में, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं b, इसको याद यहाँ पर लिखते हैं cb, यहाँ पर xv, फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट x1, यहाँ पर लिखते हैं x2 बाद यहाँ पर x3, फिर यहाँ पर लिखते हैं x4 और इसके बाद x5, यहाँ पर cj लिखा जाएगा और cj के बाद यहाँ पर डेल्टा जे लिखेंगे, यहाँ पर z लिखते हैं स्टूडेंट, z की वैल्यू यहाँ पर cb इंटू xb होगी। और अब यहाँ पर देखते हैं आउटगोइंग वेक्टर जो हमारा है x3 है, x3 की जगह इनकमिंग वेक्टर को x2 को रखेंगे यानी x2, तो x2 आएगा। अब x2 की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर 4 लिखी हुई है, इसके बाद लिखा हुआ है x5, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं। x1 लिखा हुआ है तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी, इसके बाद x2 फर्स्ट प्लेस पर लिखा है तो फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर 1 से सभी नंबर को 0 रखेंगे, x5 सेकंड प्लेस पर है तो सेकंड प्लेस पर 1 से सभी नंबरों को 0 रखेंगे, इसके बाद x1 थर्ड प्लेस पर है तो थर्ड प्लेस पर 1 से सभी नंबरों को यहाँ पर 0 रखेंगे स्टूडेंट। और अब हम फर्स्ट रो को डिवाइड करते हैं यानी की एलिमेंट से इसी रो को डिवाइड करते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 5, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 5। स्टूडेंट यहाँ डिवाइड करेंगे 0 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3/5 आएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे माइनस का 2/5 आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 0 आएगा। इसके बाद खाली प्लेसेस को भरना है, इन खाली प्लेसेस के सामने जो भरा हुआ है 42 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि यहाँ लिखते हैं 42 डिवाइडेड बाई 5, इसके बाद 3/5 यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3/5, फिर लिखते हैं स्टूडेंट माइनस का 2/5, दो रो में भरना है इसलिए इस नंबर को 2 बार लिखते हैं 42 डिवाइडेड बाई 5 3/5, और यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 2/5। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट यहाँ जो खाली प्लेसेस हैं ओल्ड टेबल में क्या लिखा हुआ है, तो XV में लिखा हुआ है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर लिखते हैं 5। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर x3 में, तो x3 में 0 लिखा है और x4 में 1/3 लिखा है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1/3 लिखते हैं। इसके बाद में जो हम थर्ड रो देखते हैं तो थर्ड रो में XB की जगह पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं x3 में, तो x3 में लिखा हुआ है 0 और x4 में लिखा हुआ है 1/3, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 और इसको यहाँ पर 1/3। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सेकंड रो में भरना है, तो जब सेकंड रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के नीचे सेकंड रो को देखेंगे, इसमें जो भी एलिमेंट है साइन चेंज करके इनटू करेंगे, तो 1/3 का इनटू करते हैं, यहाँ पर ही 1/3 का इनटू करते हैं और यहाँ पर भी 1/3 का इनटू करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जब हम थर्ड रो में भरेंगे तो थर्ड रो का एलिमेंट देखेंगे कि एलिमेंट के नीचे -2/3 है, 2/3 है तो साइन चेंज कर देंगे -2/3, इसमें भी इंटू ए करते हैं -2/3 का, और यहाँ पर भी इंटू करते हैं माइनस का 2/3 का। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करके जो कुछ आएगा वो यहाँ पर इसको भरना है यहाँ,
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सॉल्व करके आया है 39/5 1/5, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 39 डिवाइडेड बाई 5 और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं 1/5, फिर यहाँ से बनता है 1/5, तो यानी कि इसको भी यहाँ पर 1/5 लिखते हैं और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से 12/5 माइनस 2/5, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 12/5, यहाँ पर आता है माइनस का 2/5, ये 12/5 है और इसके बाद माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 5, फिर यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट 3/5, तो यानी ये वैल्यू यहाँ से मिलती है 3 डिवाइडेड बाई 5, ये 39/5 लिखा हुआ है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज जेड यानी कि जेड की वैल्यू निकालते हैं सी वी इंटू एक्स वी, तो सी वी का एक्स वी में इंटू करते हैं यानी 4 का इंटू 42/5 में करेंगे, प्लस 0 का इंटू 39/5 में करेंगे और 6 का इंटू 12/5 में करेंगे, तो स्टूडेंट 240 डिवाइड बाई 5 यानी कि इसका आंसर निकालेंगे तो 48 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जेड में यहाँ पर 48 आया। अब स्टूडेंट यहाँ पर सी जे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नंबर 0 0 और 0 है। अब स्टूडेंट हमें निकालना है डेल्टा 3 और डेल्टा 4। जब डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा 3 इक्वल टू आ जाएगा C3 की वैल्यू 0 माइनस सी वी का एक्स वी में इंटू करेंगे, तो सी वी का इंटू x3 में करना है, तो x3 में करेंगे 12/5 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 12/5 प्लस इसका इंटू इसमें करते हैं 0 आ जाएगा और माइनस का 12/5 जब 6 का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 12/5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन इसकी 0 यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं डेल्टा 4 की, तो जब हम डेल्टा 4 निकालेंगे यहाँ पर तो डेल्टा 4 की वैल्यू आ जाएगी C4 माइनस, C4 की जगह पर 0 लिखा है, 8 का इंटू इसमें करेंगे माइनस का 4 का इंटू करेंगे माइनस का 8/5 आ जाएगा, प्लस 0 का इंटू स्टूडेंट इसमें करते हैं 0 आ जाएगा और 6 का इसमें इंटू करते हैं तो 18/, यहाँ पर 5 मिलेगा, तो सॉल्व करते हैं 10/5 यानी माइनस का 2 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी सभी डेल्टा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर बेसिस में जो एलिमेंट है उनका डेल्टा हमेशा 0 है, लेकिन एक x1 लिखा हुआ है ये बेसिस का है, x2 लिखा हुआ है बेसिस का, x5 लिखा हुआ है बेसिस का, x4 में फिर आ जाएगा, लेकिन अब टेबल आगे नहीं चलेगी, केवल एक बार 0 का इनकमिंग मान करके नई टेबल बनाते हैं, तो वहाँ पर भी ऑप्टिमलिटी कंडीशन होगी और जो जेड होगा इसको हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, यानी x1 x2 की वैल्यू चेंज होंगी, x1 बराबर यहाँ पर 12/5 और x2 बराबर 42/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आगे नॉन बेसिस वाला फिर यहाँ पर 0 आया है x3 में, तो अब इसको इनकमिंग वेक्टर नहीं मानेंगे, केवल एक सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसको यहाँ पर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 देयरफॉर बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड अल्टरनेट, यानी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल चुका था, लेकिन दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है एंड अल्टरनेट ऑप्टिमल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज गिवन वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर x1 की जो वैल्यू हो जाएगी 12/5 हो जाएगी और x2 की वैल्यू 42/5, दो ही वेरिएबल गिवन प्रॉब्लम में थे x1 और x2, और मैक्सिमाइज जेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम आंसर, तो जितना ये था उतना ही ये निकलेगा, बस सॉल्यूशन में चेंज आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल, आज इस वीडियो में यहीं तक।